गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान की हवेलियाँ। हवेलियों की ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में ये आज हमारी दूसरी और आखिरी क्लास है। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी पहली हवेली है उसका नाम है श्री माल जी का कमरा। माल जी का कमरा भी कहा जाता है और इसको श्री माल जी का कमरा भी कहा जाता है। ठीक है, माल जी का कमरा। ठीक है, और कई किताबों में इसको श्री माल जी का कमरा भी कहा गया है। तो टेंशन नहीं करना है, दोनों एक ही है, चूरू के अंदर है। ठीक है, कहाँ स्थित है तो ये चूरू में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है माल जी के कमरे की कि माल जी का कमरा जो है ये कितने मंजिला है। तो ये माल जी का कमरा 3 मंजिला हवेली है। इसके अंदर 1100 खिड़कियां, झरोखे और गवाक्ष है। तो ये इसकी मेन बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें मंजिले, इसमें कितनी मंजिलें हैं तो 3 मंजिलें हैं। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है तो और ध्यान रखना है कि इसमें 1100 खिड़कियां, झरोखे तथा गवाक्ष है। यह आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान में रख लेना श्री माल जी के कमरे के बारे में कि इसका जो गुणगान है वो शेखावटी के लोकगीतों में किया जाता है। ठीक है, इस हवेली का गुणगान शेखावाटी के लोकगीतों में किया जाता है। शेखावटी के लोकगीतों में किया जाता है। तो ये मेन बात हो गई माल जी का कमरा या श्री माल जी के कमरे से रिलेटेड बात हो गई। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है, जो अगली हवेली है उसका नाम है चिड़ावा की हवेलियां। ठीक है, यहां कोई एक हवेली नहीं है, या हवेलियों का क्रम है जिन्हें हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है हमें चिड़ावा की हवेलियां। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि चिड़ावा पड़ता कहां है। तो चिड़ावा जो है ये पड़ता है झुंझुनू में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिड़ावा जो है ये पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हो जाएगी तो हवेलियों के नाम आप ध्यान रख लेना। पहली हो जाएगी सेंक सरिया हवेली। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है पोदारों की हवेली। नंबर थर्ड पर आपको ध्यान में रखना है डालमिया जी की हवेली। और नंबर फोर्थ पर आपको ध्यान में रखना है दूली चंद्र की हवेली। ठीक है, दूली चंद्र की हवेली भी आपको ध्यान में रखना है। और दूली चंद्र की हवेली में एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर श्री राम की सवारी से संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए हैं, दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। तो यहीं पर मेंशन कर देते हैं कि भगवान राम की सवारी से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो ये बात हो गई चिड़ावा की हवेलियों से रिलेटेड। चिड़ावा की हवेलियों के बाद में हम बात करेंगे पिलानी की हवेलियां। और पिलानी भी कहां पड़ता है तो पिलानी भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पिलानी की हवेलियां। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी पिलानी की हवेलियां। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पिलानी की हवेलियां। अब ये पिलानी कहां पड़ता है तो पिलानी पड़ता है झुंझुनू में।
ठीक है, पिलानी कहाँ पड़ता है, तो झुंझुनू में पड़ता है। अब यहाँ की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हो जाएगी, तो हवेलियों का आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है डाढ़ाओं की हवेली, डाढ़ाओं की हवेली। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है लोय लकों की हवेली, लोय लकों की हवेली, लोय लकों की हवेली। ठीक है, और नंबर थर्ड पर आपको ध्यान रखना है कि रघुवर जी की हवेली। ठीक है, थर्ड नंबर पे किसकी हवेली आ गई, रघुवर जी की हवेली। और रघुवर जी की हवेली जो है ये है पिलानी की सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है, रघुवर जी की जो हवेली है ये पिलानी की सबसे पुरानी हवेली है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पिलानी के बाद में हम बात करेंगे नवलगढ़ की हवेलियों की, और नवलगढ़ भी कहां पड़ता है, तो नवलगढ़ भी पड़ता है झुंझुनू में। और एक हवेली को यहां ना पढ़कर कौन कौन सी हवेलियां हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि हवेलियां दे दी जाएगी और लोकेशन पूछ ली जाएगी कि कौन सी हवेली किस जिले से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लगानी है नवलगढ़ की हवेलियां, नवलगढ़ की हवेलियां। ठीक है, अब नवलगढ़ कहां पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि नवलगढ़ जो है ये झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ कहां पड़ता है, तो नवलगढ़ जो है ये झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, अब कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो हवेलियों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। पहली हो जाएगी जीवराज की हवेली, जीवराज की हवेली। सेकंड नंबर पर आप ध्यान रख लेना रूप निवास की हवेली, रूप निवास की हवेली। नंबर थर्ड पर आपको ध्यान में रखना है पोदारों की हवेली, पोदारों की हवेली। पोदारों की हवेली अभी हमने पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, चिड़ावा के अंदर। यहां पर भी एक पोदारों की हवेली है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भगतों की हवेली, भगतों की हवेली। भक्तों की हवेली के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जालान की हवेली, जालान हवेली। जालान हवेली के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भगेरिया हवेली। और भगेरिया हवेली के बाद में जो लास्ट आपको ध्यान में रखनी है उसका नाम हो जाएगा चोखना हवेली, चोखना हवेली। ठीक है, ये सारी हवेली कहां है, तो ये जो सारी हवेलियां हैं ये है हमारी नवलगढ़ में। और नवलगढ़ कहां पड़ता है, तो नवलगढ़ पड़ता है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे महनसर की हवेली। और महनसर की हवेली जो है ये भी पड़ती है हमारे झुंझुनू के अंदर, सोने चांदी की हवेली इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए महनसर की हवेली। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी महनसर की हवेली। महनसर की हवेली कहां पड़ती है, तो झुंझुनू में स्थित। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना, इसे सोने चांदी की हवेली कहा जाता है, इसे सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटा की हवेलियां, कोटा की हवेलियां। कोटा की दो हवेलियां हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नंबर फर्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली। और सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है झालाओं की हवेली, सेकंड नंबर पे हो गया झालाओं की हवेली। ठीक है, झालाओं की हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया है, झालाओं की हवेली का निर्माण, तो झाला झालिम सिंह, झाला झालिम सिंह इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और क्या बात ध्यान रखनी है,
तो एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो झालाओं की हवेली है, इन हवेलियों में आखेट से संबंधित चित्र बने हुए हैं। आखेट का मतलब हो गया शिकार से संबंधित चित्र बने हुए हैं। आखेट यानी कि शिकार, आखेट से संबंधित चित्र बने हैं। ठीक है। कोटा की हवेलियों के बाद में हम बात करेंगे चित्तौड़ की हवेलियां। ठीक है। चित्तौड़ की 4-5 हवेलियां हैं, उनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। और देखो ये जो चित्तौड़ की जो भी हवेलियां हैं, ये चित्तौड़ की सारी हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है। तो चित्तौड़ की जितनी भी हवेलियां हैं वो ज्यादातर कहां बनी हुई है, तो ज्यादातर वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है चित्तौड़ की हवेलियां। चित्तौड़ की हवेलियां। ठीक है। तो चित्तौड़ की अधिकांश हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है। अब कौन कौन सी हवेलियां हो जाएगी, तो उन हवेलियों का आपका नाम ध्यान में रखना है। पहली हवेली हो जाएगी भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली। ठीक है। अब ये जो भामाशाह है, इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है। मेवाड़ का रक्षक भी इसको कहा जाता है, और भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण इसको किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है। आपको यह बताना है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है। कमेंट करके बताइए राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है। 1-2 दिन बाद मैं आंसर दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं आया तो आप लोग भी थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है। तो पहले हो गया भामाशाह की हवेली, सेकंड हो जाएगा सलूम्बर की हवेली। सलूम्बर की हवेली। नंबर 3 हो जाएगा रामपुरा ठिकाने की हवेली। नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया की हवेली। जयमल व फत्ता उनकी हवेलियां हैं ये। ठीक है। और गोरा व बादल की हवेली। गोरा व बादल की हवेली। गोरा और बादल किसके सेनापति थे, तो गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हम बात करेंगे चूरू की हवेलियों के बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए चूरू की हवेलियां। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी चूरू की हवेलियां। चूरू की हवेलियां। फर्स्ट नंबर आपको ध्यान में रखना है मंत्री जी की मोटी हवेली। मंत्री जी की मोटी हवेली। सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है राम निवास गोयनका। राम निवास गोयनका की हवेली। नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है माल जी का कमरा। माल जी का कमरा, अभी हमने श्री माल जी का कमरा या माल जी का कमरा पढ़ा था, ये वही है। ठीक है। माल जी का कमरा। और नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है सुराणा हवा महल। सुराणा हवा महल।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सीकर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीकर की हवेलियों की। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे सीकर की हवेलियां। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सीकर की हवेलियां। सीकर की हवेलियों में नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है गोपाल जी सोमाणी की हवेली। ठीक है, तो पहली आपको हवेली कौन सी ध्यान रखनी है? गोपाल जी सोमाणी की हवेली ध्यान रखनी है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अपने दीवार पर बने हुए चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहां धार्मिक चित्र आला गीला पद्धति से बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? तो धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। और धार्मिक चित्र कैसे बनाए गए हैं? तो धार्मिक चित्र आला गीला पद्धति से बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये पद्धतियां क्या है? तो देखो, ये दो तरह की पद्धतियां होती है। ठीक है, चित्र निर्माण पद्धति। अब ये जो चित्र निर्माण पद्धति है ये दो तरह की है। ठीक है, पहली को कह देते हैं फ्रैंको ब्रूनो। ठीक है, या इसी को कह देते हैं आला गीला। ठीक है, या इसी को ही कह देते हैं अरायस पद्धति। भाई ये क्या पद्धति होती है? तो आला गीला का मतलब क्या हो गया? पहले दीवार होती है, दीवार को गीला किया जाता है और गीला करके फिर उस पर चित्र बनाया जाता है। तो उसी को ही फ्रैंको ब्रूनो, आला गीला या अरायस पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देते हैं कि गीली दीवार पर चित्र बनाना। ठीक है, और जो दूसरी पद्धति होती है उसे कहा जाता है फ्रैंको सको का मतलब क्या हो गया? सूखी दीवार पर चित्र बनाना। सूखी दीवार पर चित्र बनाना, तो वो पद्धति क्या कहलाएगी? तो सूखी दीवार पर चित्र बनाने की पद्धति फ्रैंको सको कहलाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फ्रैंको ब्रूनो या आला गीला पद्धति क्या होती है? तो दीवार को पहले गीला किया जाता है, फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, तो इसी को ही आला गीला पद्धति नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो हो गई गोपाल जी सोमाणी की हवेली, सीकर की हवेलियों की बात हो रही है। सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना है बाला बख्श की हवेली। सेकंड नंबर पर आपको ध्यान में रखना है बाला बख्श की हवेली। ठीक है, बाला बख्श की हवेली के बाद में आपको ध्यान में रखना है नंबर थर्ड के ऊपर बैद्यनाथ रुइया की हवेली। बैद्यनाथ रुइया की हवेली, और ये जो बैद्यनाथ रुइया की हवेली है ये पड़ता है रामगढ़ सीकर में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है पंसारी जी की हवेली। नंबर 4 पर पंसारी जी की हवेली आपको ध्यान में रखना है, ये पड़ता है श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर भी पड़ता है सीकर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 3-4 हवेलियां और हैं जिनके बारे में हम अभी कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नंबर 4 तक हो गई है। नंबर 5 पर आपको ध्यान में रखना है केडिया हवेली। इसको नोट कर लेना भाई अच्छे से, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको ढंग से आप लोग कर लेना। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नंबर 5 पे केडिया हवेली। ठीक है, नंबर 6 पर आपको ध्यान में रखना है राठी हवेली।
ठीक है। और नंबर 7 पर आपको ध्यान में रखना है गनेडिया हवेली, गनेडिया हवेली। और ये जो तीनों हवेलियां हैं ये वैसे तो सीकर में पड़ती है, लेकिन सीकर में भी ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर पड़ती है। तो सीकर में कहां है? लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर ये तीनों हवेलियां पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा एक दो और है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, नंबर 9 और नंबर 10। नंबर 9 है किशोरी लाल जालान की हवेली, किशोरी लाल जालान की हवेली। ठीक है। और नंबर 10 पर आपको ध्यान में रखना है महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, महावीर प्रसाद गोयनका, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली। और ये जो दोनों हवेलियां हैं ये दोनों पड़ती है फतेहपुर, और फतेहपुर पड़ता है सीकर में। तो ये मेन बात हो गई सीकर की हवेलियों से रिलेटेड। इसके बाद में हम कुछ फैक्ट हैं जिन फैक्टों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। 3-4 फैक्ट है, उनमें से भी कई बार डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो 3-4 फैक्ट आप थोड़े से ध्यान में रख लेना। ठीक है। तो वो 3-4 फैक्ट क्या है, तो वो ध्यान में थोड़ा सा आपको रखना है। फैक्ट्स, पहला फैक्ट क्या हो जाएगा? पहला फैक्ट हो जाएगा हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। तो हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है 1100 हवेलियों का शहर, 1100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो चूरू को 1100 हवेलियों का शहर कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हवेलियां, अब कहां की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आप लोग ध्यान में रख लेना शेखावाटी, शेखावाटी की जो हवेलियां है, ठीक है, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट शेखावाटी में पड़ते हैं। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है पाल किसे कहा जाता है? तो पाल जो है वो हवेली के मुख्य द्वार को, हवेली के मुख्य द्वार को पाल कहते हैं। ठीक है। और लास्ट फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, गवाक्ष किसे कहा जाता है? गवाक्ष। ठीक है। तो मुख्य द्वार या पाल के आगे बने चबूतरे को गवाक्ष कहा जाता है। घर के आगे जो चबूतरा बना रहता है उसी को गवाक्ष कह दिया जाता है। ठीक है। तो मुख्य द्वार के आगे बने चबूतरे को गवाक्ष कहा जाता है। कई किताबों में गवाक्ष का मतलब खिड़की भी बताया गया है कि खिड़की या गवाक्ष एक ही बात है, लेकिन खिड़की और गवाक्ष एक बात नहीं होती है। खिड़की अलग होती है, गवाक्ष अलग होते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में हमारा जो राजस्थान की हवेलियों वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राजस्थान के जो भी दुर्ग हैं, जल दुर्ग हो गए, गढ़ दुर्ग हो गए, ठीक है, रेगिस्तान वाले दुर्ग हो गए, तो जितने भी दुर्ग हैं, पारक दुर्ग, धावन दुर्ग, जितने भी दुर्ग हैं सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ये जो नोट्स है इन्हीं नोट्स को आप लोग याद कर लीजिए, विश्वास रखिए इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, बाय बाय।